बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। उसकी गहन पड़ताल के लिए आज से सीरो सर्वे की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि किस जिले की किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो आज से यूपी में सीरो सर्वे की शुरुआत हो रही है। शरीर में एंटीबॉडी बनने की स्थिति का आकलन किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कितना संक्रमण फैला, कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं। आखिर क्या है सीरो सर्वे? ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी जनसंख्या कोरोना संक्रमित हुई, कितने लोग कोरोना से ठीक हुए, इसका भी पता लगाया जाता है। इसे सीरोलॉजी टेस्ट के जरिए किया जाता है। शरीर में संक्रमण के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। देखा जाता है कि क्या शख्स के इम्यून सिस्टम ने इंफेक्शन का जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। नॉन कोविड मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी की सेवाएं शुरू होंगी। बड़ी खबर, यूपी के सभी जिलों में अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं की शुरुआत होगी। ओपीडी आईपीडी सेवाओं की शुरुआत होगी। सभी सीएचसी और पीएचसी में भी आज से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत होगी। तो जो नॉन कोविड जो मरीज हैं उनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी के सभी जिलों में आज से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत होगी। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1268 केस पूरे उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, जबकि 4260 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 25,546 इस वक्त एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर है और बीते 24 घंटे में 108 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 20,895 कोविड पॉजिटिव्स की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 282 डिस्चार्ज हुए। राजधानी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1465 हो गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में प्रदेश में शुरू होने जा रहे सीरो सर्वे के साथ ओपीडी सेवाओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अस्पतालों में कोरोना के मरीज भी भर्ती हो रहे हैं तो दूसरी ओर आज से ओपीडी सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। साथ ही तीसरी लहर के लिए भी अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी मरीज को अस्पताल में परेशानी ना हो, इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, बताइएगा, जो नॉन कोविड जिले हैं या जहां से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है वहां पर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी, जिनकी सर्जरीज पेंडिंग है वो सब हो पाएगा। कितनी सहूलियत लोगों के लिए है और क्या एहतियात इसके साथ निर्देश के तौर पर दिए गए हैं? आशा, देखिए, निश्चित रूप से जब से कोविड काल था, ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी, तब से लोग परेशान थे। लेकिन अब जबकि ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी तो बड़ी राहत मिलेगी नॉन कोविड मरीजों को। और हज़ारों की संख्या में, एक एक शहर की अगर हम बात करें, सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशन टालने पड़े इस कोरोना काल की वजह से। ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी तो बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल जहां केसेस कम हुए हैं वहां पर इन सेवाओं को शुरू किया जाएगा और इसके लिए जितनी भी सीएचसी पीएचसी यहां पर ओपीडी सेवाएं भी चलेंगी और जो सर्जरी जो रुकी हुई थी सरकारी अस्पतालों में या सीएचसी में, जो सिजेरियन का काम रुका हुआ था कई जगह पर डिलीवरी से जुड़ा, वो सारी चीज़ें भी कंटिन्यू की जाएंगी। और इसके लिए ये भी निर्देश दे दिए गए थे कि जहां सीएचसी कुछ देखिए ऐसी भी थी प्रदेश में जहां कोविड मरीजों को भर्ती किया जा रहा था, यानी कोविड काल में जब बेड की कमी पड़ी तो सीएचसी में बेड की व्यवस्था की गई। उसके लिए पहले ये निर्देश दे दिए गए थे कि ऐसे जितने भी अस्पताल हैं वहाँ से जो मरीज़ अगर कहीं पर भर्ती भी है सीएचसी में तो उसको शिफ्ट कर दिया जाए L2 स्तर के किसी और अस्पताल में और सीएचसी को सैनिटाइज करके आज से ओपीडी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए थे। बड़ी राहत मिलेगी मरीजों को निश्चित रूप से, जो अपना बाकी बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे थे, किसी को कोई समस्या थी, डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे थे, ऐसे मरीजों को राहत मिलेगी। दूसरा, जो इस समय ब्लैक फंगस का भी देखिए प्रकोप चल रहा है। ब्लैक फंगस के प्रकोप के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको ईएनटी क्लिनिक में जाना पड़ता है, आँख के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिलहाल जो व्यवस्था चल रही थी अभी तक इस कोरोना काल में, वो 2 घंटे के लिए की गई थी व्यवस्था, लेकिन आज से उसको भी बढ़ा दिया जाएगा और ये व्यवस्था जो है वो जितनी देर अस्पताल खुलेगा उतनी देर ये सेवाएं चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हज़ारों लाखों मरीजों के लिए, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, ये बड़ी राहत है, चाहे उनकी सर्जरी रुकी हो तब भी और चाहे उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना हो तब भी।
बिल्कुल शैलेश, तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे तो जरूर कुछ अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर, महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के लिए 2 स्पेशल सेंटर बनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी जिलों में 2 स्पेशल सेंटर बनाए जाएंगे। अगले सोमवार से महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय में अलग सेंटर बनेगा। महिलाओं की टीकाकरण में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। तो अगले सोमवार से महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय में अलग से सेंटर बनेगा। महिलाओं की टीकाकरण में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं संगठन महामंत्री बीएल संतोष। यूपी दौरे के बाद जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और यूपी को लेकर मुलाकात में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आपको बता दें, संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने भाजपा से जुड़े हुए, सरकार और संगठन से जुड़े हुए तमाम नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एक तरीके से यूपी की स्थिति का आकलन करके बीएल संतोष गए हैं और जेपी नड्डा से वो मिले हैं, जिसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मिले हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। ये मुलाकात बहुत अहम है, इसके कई बड़े मायने हैं। उत्तर प्रदेश से क्या ऑब्जर्वेशंस लेकर गए हैं बीएल संतोष, पार्टी आला कमान तक इस बैठक में निश्चित रूप में इसकी चर्चा हुई है। पार्टी आला कमान तक ये तमाम बातें और तथ्य पहुंचे हैं। चलिए पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है। इस दौरान मिर्जापुर एसपी के नेतृत्व में मड़िहान थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और पीएसी ने सघन कॉम्बिंग की है। इसका मकसद पुलिस और जनता के बीच मजबूत संबंध बनाना है, जिससे विश्वास और भरोसा कायम रहे। गोरखपुर पुलिस ने जिले के टॉप 10 गैंगस्टर और जिला बदर सुधीर सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में सरकारी अस्पताल के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया। अब तक आरपीएन सिंह 6 सीएचसी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगवा चुके हैं। देवरिया में आबकारी पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया गया। आजमगढ़ को भले ही 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी होता दिख रहा है। यहां रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी शिकायत एसडीएम से भी की गई। छापेमारी हुई और एक शॉपिंग मॉल का चालान भी काटा गया। बलिया में एक पीपा पुल बारिश और तेज हवा के चलते नदी में बह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी में पुल बहने का वीडियो सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के खरीद दरौली घाट का है, जो यूपी से बिहार को जोड़ता है। भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कानपुर बिकरू कांड के आरोपी मृतक अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया। इस पत्र में खुशी दुबे के लिए न्याय और मानवीय आधार पर जल्द रिहा करने की मांग की गई, साथ ही अच्छे इलाज की भी मांग की गई। सोनभद्र की सीमा से लगे झारखंड के नगर उंटारी थाने में खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला गरबांध गांव का है। यहां 2 पक्षों में मारपीट में करीब 11 लोग घायल हो गए। लाठी डंडे और पत्थर से हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। गोंडा पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने विकास कार्यों में कमी होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे सकरौर भिखारीपुर बांध के पास कामों का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां काम कर रहे मजदूरों को कोई कमी न हो, उसके लिए अधिकारियों को उन्होंने खरी खोटी तक सुना डाली। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर हमको मिल रही है, प्रशासनिक बदलाव की ये खबर है। लखनऊ से ये खबर है। आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। 10 उप आबकारी आयुक्तों का ट्रांसफर कर दिया गया है। अलीगढ़ समेत 10 मंडलों में नए उप आबकारी आयुक्तों की तैनाती की गई है। जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त आगरा बन गए हैं। विजय कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त लखनऊ,
जितेंद्र बहादुर सिंह उप आबकारी आयुक्त गोरखपुर बनाए गए हैं। राजेंद्र कुमार सिन्हा बने हैं उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद। श्याम प्रकाश चौधरी उप आबकारी आयुक्त मिर्जापुर बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार को प्रयागराज भेजा गया है। शैलेंद्र कुमार राय जो है वो अब सहारनपुर, उनका तबादला हो गया है। लाल बहादुर मिश्रा अब आजमगढ़ आबकारी आयुक्त का पदभार संभालेंगे। कुल मिलाकर 10 मंडलों में नए उप आबकारी आयुक्तों की तैनाती हुई है। कोरोना संकट के बीच यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को जो नंबर दिए जाने हैं उसको लेकर जो फॉर्मूला दिया गया है वो आखिरी नहीं है। परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने के फॉर्मूले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाने का आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां 12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके क्या लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने कहा है, कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सीबीएसई छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें एग्जाम कैंसिल होने पर बातचीत चल ही रही थी कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में जुड़ गए। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात की। बातचीत के दौरान ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही बताया। प्रधानमंत्री ने 1 जून को ही हाई लेवल मीटिंग के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी अपने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी। पुलिस हिरासत से हिस्ट्री शीटर को छुड़वाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हिस्ट्री शीटर और उसे भगाने के आरोपी बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कानपुर में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने आई पुलिस की टीम पर बीजेपी नेता और उनके समर्थकों के साथ झड़प हुई थी और इस घटना में हिस्ट्री शीटर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मामले में बीजेपी जिला मंत्री नारायण भदौरिया पर कार्रवाई की गई। पुलिस को नारायण भदौरिया की इस वक्त तलाश है। तो वहीं नरेंद्र ने अब इस मामले में अपनी सफाई पेश की है। कुछ लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को 4। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस। तो मैंने कहा अपना नहीं। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से, एक हिस्ट्री सीटर है संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कराइए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मनोज सिंह बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में शामिल हुआ था। मनोज सिंह की भनक लगते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता नारायण सिंह को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस टीम को घेर लिया और मनोज को ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेता और उसके समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने जीप पर बैठे बदमाश को भगा दिया और पुलिस देखती रह गई। जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी जो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा सिस्टम ने उसे कागजों में जीते जी मार डाला हो। अब ये कहानी शहर शहर गांव गांव की है। गाजीपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस बुजुर्ग महिला की उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनकी सांसें बखूबी चल रही हैं, लाठी के सहारे ही सही लेकिन हाथ पैर भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये बुजुर्ग साक्षात 100 शरीर आपको दिख रही हैं, लेकिन हमारे मुर्दा पड़ चुके सिस्टम ने इन्हें जीते जी मार दिया है। वैसे भी इस कला में इन्हें महारत हासिल है, तभी तो ये कभी भी किसी को भी कागजों में मार सकते हैं और फिर जिंदा भी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये धरती पर यमराज भी और भगवान भी, जब चाहा मार दिया और जब चाहा जिंदा कर दिया। आखिर इनके पास करामाती कलम जो है, जिसके नाम पर चल गई, वो या तो मृत हो गया
या फिर जिंदा हो गए। गाजीपुर से भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां 80 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। तो बतावल जाते कि तू मुँह गल बाटू। हाँ तब यह न मुअल बनी तब उठ के दैया से आ गल बड़ी भैया बाबू। तो तोने कब आए ना लोग चेक करे? एक दिन आयल रहना लोग। हाँ एक दिन आयल रहना तो वही जन भाई सुतते रही वही सुत रही तो हम ना जलनी। हाँ बैठल लोग अपन मोबाइल में लिख पढ़ के अपन लेके गए न जा। अहमदाबाद जो है तहसील बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। पता नहीं कैसे वो बेचारी का मृत घोषित करके और लोग काट दिए। तो हमको तो हम सोचे कि मिल रहा है सबका, तो उसको भी मिल रहा है। दरअसल भगली देवी के खाते में जब कई महीने तक पेंशन नहीं आई तो फिर क्षेत्र की समाज सेवी मीरा राय ने इस संबंध में दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू किया तो पता चला कि विभागीय कर्मचारी ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिलहाल जिलाधिकारी से शिकायत के बाद उन्होंने इसका संज्ञान लिया तो बुजुर्ग महिला को अब न्याय का भरोसा दिया गया। साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। मामला ये है कि इनके द्वारा एक ही अकाउंट से 2 बार आवेदन कर दिया गया था, तो उसकी जांच के पश्चात एक आवेदन को रिजेक्ट करने के बाद दूसरा आवेदन जिले स्तर से फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब इनका आगे जो है लखनऊ से सीधे इनके अकाउंट में पेंशन की धनराशि आएगी। बहरहाल जिंदा होते हुए भी कागजों में मृत होने के कारण मैं जिंदा हूं की गुहार अब शहर शहर गांव गांव की दर्दनाक दास्तां है। आलम यह है कि इन पर फिल्में भी बन चुकी हैं, बन भी रही हैं, लेकिन भ्रष्ट और मुर्दा हो चले सिस्टम को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जिसे जब जैसे चाहा मार दिया और फिर जिंदा कर दिया। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीएसपी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें पार्टी की विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और अकबरपुर से 4 बार विधायक रहे रामअचल राजभर शामिल हैं। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कार्रवाई की गई है। बाराबंकी में तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मामला थाना देवा के बिशनपुर चौकी क्षेत्र का है। मृतक का नाम अर्जुन बताया जा रहा है, जो लखनऊ का रहने वाला था और एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था। अंबेडकर नगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए डीएम एसपी सड़कों पर निकले। डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का चालान किया। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद अमेठी में आबकारी और पुलिस विभाग एक्शन में आ गया है। आबकारी विभाग और पुलिस ने फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के सधान सिंह का पूर्वा गांव में छापा मारा। इस दौरान 22 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और 4 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। सुल्तानपुर में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कैदी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। 23 मई को विपिन यादव को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया था। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र में एफसीआई गोदाम में ट्रक से गेहूं की बोरी चोरी करते बाइक सवार चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने बाइक सवार चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। पहले तो महिलाएं आपस में भिड़ी और देखते ही देखते दोनों पक्ष के कई लोग आमने सामने आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने महिला को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला रंजिश के चलते हत्या का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतक के पति से पूछताछ कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज किस तरह की हलचल रहने वाली है। आपको बताते हैं आज यूपी में कौन सी ऐसी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें प्रदेश में शुरू होने जा रहे सीरो सर्वे के लिए खासतौर पर चर्चा होगी। ओपीडी सेवाओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अस्पतालों में कोरोना के मरीज हैं तो दूसरी तरफ ओपीडी शुरू हो रही है। तीसरी लहर के लिए अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। किसी भी मरीज को ऐसे में परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम दिशा निर्देश दे सकते हैं।
यूपी में आज से शुरू होने जा रहा है सीरो सर्वे। इसमें शरीर में एंटीबॉडी बनने की स्थिति का आकलन किया जाता है। सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कितना कोरोना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ है। साथ ही ये भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। यूपी के सभी जिलों में आज से अस्पतालों की ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू होंगी। सरकार ने नॉन कोविड मरीजों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी सेवाएं शुरू हो, इसके लिए सभी सीएचसी और पीएचसी में भी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तूफानी दौरा है। सीएम कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, मेडिकल कॉलेज और कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ संगठन की यह बैठक होगी। बैठक में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा भाव अभियान को लेकर चर्चा होगी। साथ ही 2022 चुनाव को लेकर भी मदन कौशिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं।